नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर पढ़ रहे थे हम, आज नया स्टार्ट करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। ये 6 क्रम, इसका नई बुक, अलग अलग बुकों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। अब नाम देखो क्या है, पहला है नियंत्रण, कंट्रोल करना, दूसरा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब कंट्रोल किसको करना है, कंट्रोल किसको करना है, तो कंट्रोल करना है हमको अनुक्रियाओं को। किसको कंट्रोल करना है, अनुक्रियाओं को कंट्रोल करना है। जो अनुक्रिया है उनको कंट्रोल करना है, समझेंगे अनुक्रिया क्या है, ठीक है। और समन्वय, कोऑर्डिनेशन किसमें करना है, को इसको कंट्रोल करने वाले जो अंग है, इसको जो कंट्रोल नियंत्रण करने वाले जो अंग है उसके उनको उन अंगों के मध्य क्या करना है, अंग हो या जो पूरा सिस्टम है, अंगों या पूरा जो सिस्टम है उसके बीच में हमको बिठाना है कोऑर्डिनेशन। क्या बिठाना है, कोऑर्डिनेशन बिठाना है। यही है नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। अब ये नियंत्रण और समन्वय जंतु और पादप दोनों में अलग अलग तरीके का होता है। हम यहां पर नियंत्रण और समन्वय पढ़ेंगे मनुष्य और पेड़ पौधों के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहला वर्ड है ये अनुक्रिया। अनुक्रियाएं क्या होती है। अब आप देखो कि मैं इस पेन को उठा रहा हूं, ठीक है, इस पेन को उठा रहा हूं, क्यों, क्योंकि यहां पर मुझे लिखना है, लिखने के लिए मैं प्रेरित हो रहा हूं, मुझे कुछ करना है, इसलिए मैं इस पेन को उठा रहा हूं। अब यहां पर जैसे बाहर का वातावरण में परिवर्तन हो गया, जैसे कि बाहर होगी बहुत ही ठंड, और ठंड के कारण मैंने स्वेटर उठाया और उसको पहन लिया। मैंने काम क्या किया, स्वेटर को पहना। अब ये स्वेटर को पहनने का काम क्यों किया, क्योंकि बाहर के परिवेश में या मेरे आसपास का जो वातावरण था उसमें परिवर्तन हो गया, जिसके कारण मैंने क्या की, अनुक्रियाएं की। मतलब बाहर में कुछ भी परिवर्तन होगा तभी मैं अनुक्रिया करूंगा। अगर मुझको इसको करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा तो मैं ये कोई भी वस्तु है वो काम नहीं करती, कोई भी मनुष्य वो बिना मतलब के कुछ नहीं करता, ये आपने सुना होगा। तो उसी प्रकार से अगर बाहर के परिवेश में कुछ परिवर्तन होता है तभी उसके फलस्वरूप व्यक्ति कुछ काम करता है या कुछ अपने अंगों को या कुछ किसी भी तरह से कुछ भी काम करता है, उसको बोलते हैं अनुक्रिया बोलते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बिल्ली जा रही थी, अब वहां पर वो नॉर्मल जो चल रहा था वो चल रहा था पहले से ही, लेकिन जैसे चूहा देखा, चूहे को देख के ही उसके आसपास चूहा आया, वातावरण में जो नॉर्मल परिस्थिति उसमें परिवर्तन हो गया कि चूहा उसके अंदर आ गया। चूहे को देख के ही बिल्ली ने अनुक्रिया की, उसके पीछे भागना स्टार्ट कर दिया उसको खाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई अनुक्रिया। और अनुक्रिया किसके कारण हुई, क्योंकि परिवेश में हो गया परिवर्तन। क्या परिवर्तन होगा कि चूहा आ गया, तो ये जो चूहा आया और चूहे को जो देखा उसको बोलते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या है कि कुछ करने के लिए जो प्रेरित करने वाला है वो है उद्दीपन। तो वातावरण में जो परिवर्तन हुआ उसको क्या बोलते, परिवर्तन हुआ है उसको क्या बोलते हैं अपन, उद्दीपन। और उसके फलस्वरूप जो काम किया जाता है उसको बोलते हैं अनुक्रिया बोलते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ अपने वातावरण में आसपास में परिवर्तन होता है और उनके फलस्वरूप व्यक्ति अनुक्रिया करता है, और जिनके फलस्वरूप अनुक्रिया करते हैं उसको बोलते हैं उद्दीपन बोलते हैं। अब जैसे कि खाना मैंने खाना देखा, ठीक है, या खाने की मेरे पास सुगंध आई या खाने का मेरे पास विचार आ गया, ठीक है। तो अब खाने का जो थॉट है या विचार है वो किसके बारे में, खाना। तो खाना कहलाया क्या, उद्दीपन, उद्दीपक कहलाया। क्या कहलाया, उद्दीपक। और उसके फलस्वरूप मुझको क्या लग गई, भूख। क्या लग गई, भूख। भूख की भावना मेरे अंदर आ गई, तो भूख है उद्दीपन। और उसके फलस्वरूप मैंने काम कर दिया कि मैंने क्या किया, खाना खाया, मैंने खाना खाया। तो ये होगी अनुक्रिया। खाना खाने की का काम क्या हो गया, अनुक्रिया होगी, ठीक है। उद्दीपन क्या होगी, भूख, और उद्दीपक क्या हो गया, खाना हो गया। आ गया समझ में। साइकोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तब जो पावलो का नियम, जो एक नियम होता है उसके अंदर क्या करते हैं कि जो बिल्ली होती है वो भूखी होती है, ठीक है, और उसके आगे क्या रख देते हैं, मछली रख देते हैं, तो उससे वो भूख लगती है और वो क्या करती है, पिंजरे में चटपटाती है। तो वो अनुक्रिया करती है, किसके फलस्वरूप, उद्दीपन के फलस्वरूप। जो हमारे जो परिवेश में कुछ भी परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्दीपन बोलते हैं। तो पहला आपका ये प्रश्न बन सकता है कि उद्दीपक किसको बोलते हैं, उद्दीपन किसको बोलते हैं। तो यहां पर अपन को 2 पॉइंट समझने हैं। पहला कि सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप अनुक्रिया करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, कोई भी सजीव अनुक्रिया कब करता है। अब है दूसरा कि उद्दीपन क्या है। आपको पूछे कि उद्दीपन क्या है, तो पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप
जिसके अनुरूप पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन और उसी के अनुसार सजीव अनुक्रिया करते हैं उसको उद्दीपन, वह उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, उसके बाद है ऊष्मा, ठीक है, ठंड, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ठीक है। आग के पास मैंने हाथ लिया, हाथ मैंने झपट के दूर ले लिया, ठीक है। तो ये काम हो गया किसके कारण? आग के कारण हो गया। तो आग क्या है? उद्दीपन है। आग क्या है? उद्दीपन है। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। अब जरूरी नहीं, ठीक है। अब पौधे है, पौधा, मैंने आग के पास हाथ लिया तो मैंने आग से हाथ झपट के ले लिया, लेकिन पौधा क्या आवाज से हटके दूर चला जाएगा? यार ये आग जल रही है, मैं तो चल के दिल्ली चला जाता हूँ, ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब है जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। अब जंतुओं में जो नियंत्रण है और समन्वय है उसका काम किस प्रकार से होता है वो अपन समझते हैं। जंतुओं में, अब जो जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय काम करने का है उसके अंदर ये दो सिस्टम है। हमने बहुत सारे तंत्र पढ़े, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, बहुत सारे तंत्र हमने पढ़े अभी तक। तो यहां पर है, एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या है ये समझते हैं। अब तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका 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 ये क्या है? तो ये है तंत्रिका कोशिका। जिस प्रकार से फेफड़ों के अंदर कुपिका थी उसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, ठीक है, उसी प्रकार जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर उसकी क्रियात्मक इकाई होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, या जिसको बोलते हैं अपन न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, या इसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन कैसा दिखता है? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कैसी दिखती है आपको एक बार बता देता हूं। तो ये दिखती है, अब इस तरह की अपनी दिखती है ये तंत्रिका कोशिका। ये एक छोटा सा इसका भाग है, ये कोशिका होती है, इसको बोलते हैं अपन तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। आ गया। अब हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसके अंदर दो चीजें, एक है हमारा मस्तिष्क और एक है हमारा मेरुरज्जु, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझो, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं कैसे काम करता। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में है कपाल तंत्रिका, और कपाल तंत्रिका के साथ में है मेरुरज्जु तंत्रिका है। अब देखो, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, कपाल तंत्रिका, और ये सारे हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल है कि आपके घर में जो बिजली वगैरह आती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब ये जो बिजली आती है हमारे घर में, तो हमारे घर में मीटर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये अब मान लो हमारे शरीर में 2 मीटर लगे हुए हैं। मान लो ये हमने हमारे घर की लाइट है, यहां पर लगा हुआ है मीटर। अब इस मीटर के अंदर स्विच है ऑन और ऑफ का, स्विच है ऑन और ऑफ का, और इसी से पूरे घर की लाइट कंट्रोल हो जाती है। नियंत्रण के जैसे ही मैंने स्विच बंद कर दिया पूरे घर की लाइट बंद, ठीक है। लेकिन इस लाइट को एक एक, जैसे घर में चल रही है टीवी, यहां पर है हमारी टीवी, ठीक है। अब ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग करके यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई कहां पर? टीवी के पास। यहां पर था हमारा फ्रिज, ठीक है, यहां पर था कूलर, ठीक है। और एक और मीटर घर में लगा हुआ है, यहां से इसका इसका कनेक्शन है यहां पर कि ये सिर्फ एसी चलाता है। ये सिर्फ क्या चलाता है? एसी चलाता है। आ गया समझ में? 2 मीटर लगे हुए हैं। अब पूरे घर के लाइट कंट्रोल होती है इन 2 मीटरों से। और ये जो वायरिंग है, ये है पूरी क्या है? ये तंत्रिकाओं से बनी हुई है, ये समझिए। पूरे घर में वायरिंग जाएगी कहां से? ये वायरिंग है पूरी, इसी से सारे ये सारे चलेंगे। अब
सेम का सेम प्रोसेस हमारे अंदर है। हमारे शरीर के अंदर 2 मीटर लगे हुए, पूरे शरीर का नियंत्रण करने वाले, मतलब एक हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है उसको छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ हम तंत्रिका तंत्र हमारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 मीटर लगे हुए। पहला है मस्तिष्क। ये क्या है? मस्तिष्क। और मस्तिष्क के साथ ही जुड़ी होती है मेरुरज्जु। ये दोनों मिलकर ही क्या करते हैं? पूरा कंट्रोल करते हैं। अब इसको केंद्रीय परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसको क्यों बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो भी बीच में, और हमारी जो मेरुरज्जु है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में होती है, ये भी बीच में। मैं आपको इसका पूरा चित्र बताऊंगा अभी। ये भी बीच में, तो ये मान लो ये आ गया हमारा मस्तिष्क, और यहां पर इस प्रकार की होती है मेरुरज्जु, ये। तो ये दोनों आगे बीच में, तो ये हो गए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें 2 चीजें, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। अब ये हमारे घर में जो पूरी वायरिंग कर रखी है, ये जो पूरी वायरिंग कर रखी है, वही वायरिंग कहां पर की है? अब जैसे यहां पर पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह है, तो ये सारी क्या हमारी पेशियां तथा हमारे अंग है। अब इसको काम करने के लिए इसके अंदर जो पूरी हमारे शरीर के अंदर पूरे वायरिंग, पूरा वायर का पूरा जाल बिछाया हुआ है, और वो वायरिंग किसकी है? तंत्रिका कोशिका की वायरिंग है। वो किसकी है? तंत्रिका कोशिकाओं की वायरिंग है। और जिसका कनेक्शन कहां से है? मस्तिष्क से है। वो कहलाएगी कौन? वो कहलाएगी अपनी कौन सी? कपाल तंत्रिका है। और जिस वायरिंग का कनेक्शन किससे है? मेरुरज्जु से, वो क्या कहलाएगी? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कहलाएगी। आ गया समझ में? अब ये डिवाइडेशन कैसा है वो आपने समझ लिया। अब देखो, ये मस्तिष्क आ गया, मेरुरज्जु आ गई। अब इसके अंदर की पूरी ये वायरिंग आ गई, सॉरी ये जो हो, ये तंत्रिका है सारे आगे, पूरी तंत्रिकाओं का जाल आ गया, ठीक है। ये मस्तिष्क से आदि जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, और ये आगे जाके किससे जुड़ी हुई है? हमारे हाथ तथा पैर से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये पूरी वायरिंग हमारे, मान लो मेरे ये बीच में मस्तिष्क आ गया, मेरुरज्जु आ गई, पूरे शरीर की वायरिंग यहाँ से, हाथ होते अंदर छोटी छोटी बहुत ही न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत ही पतली कोशिका की वायरिंग यहाँ से मेरे टच हुई है। अब जैसे ही मैंने आग को छुआ, यहाँ से सिग्नल किसको मिला? पहला घर के अंदर पहला जैसा करंट आ गया, कहां पर? इस वायरिंग में आ गया। यहां से आता हुआ पूरा इसने सिग्नल दे दिया किसको? मस्तिष्क को। वहां से मस्तिष्क ने पढ़ा कि हाँ इसने सिग्नल दे दिया है, वो सिग्नल भेज दिया वापिस इस अंग के पास कि हाँ तू हाथ, यहां से मैंने टच किया, आग ने छुआ, यहां से मेरे पास से कंट्रोल गया मस्तिष्क के पास। या फिर मुझे कुछ भी काम करना है, मैंने मेरी जो इंद्रिया है, मैंने आंख से देखा किसी को कि कुछ भी खाना है, ठीक है, तो खाने को मैंने देखा, उद्दीपन मिल गया, मेरी आंख ने सूचना, आंख की जो तंत्रिका कोशिका है उसने सूचना किसको दी? मस्तिष्क को। और फिर मस्तिष्क ने किया कि जा तू बेटा खाना खा ले, और मस्तिष्क ने सिग्नल दे दिया, वो आप वापिस किसको मिला? ये वो उसने सिग्नल दे दिया मुंह को, और हाथ को दे दिया, तो हाथ से मैंने उठाया और मुंह से खा लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बैठता है। कैसे हुआ? कंट्रोल कर लिया मस्तिष्क ने, आंख ने सूचना दी मस्तिष्क को, मस्तिष्क ने सूचना दी किसको? मुंह को और हाथ को दे दी। तो ये पूरा सभी अंगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ गया, तो इसको क्या बोलते हैं? नियंत्रण और समन्वय बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीटर वाला सिस्टम आप याद रखना, मीटर और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है वही हमारा सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है। आ गया समझ में? तो हमारे अब जंतु में जो नियंत्रण और समन्वय के लिए 2 तंत्र है, पहला है तंत्रिका तंत्र और एक है अंतःस्रावी तंत्र। अब ये अंतःस्रावी तंत्र क्या है? ठीक है, तो पहले हम ये जो अभी हमने पढ़ा, मस्तिष्क पढ़ा, मेरुरज्जु पढ़ा, और उसमें अंदर सारी जो वायरिंग वगैरह थी, ये तो थी तंत्रिका तंत्र। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी में क्या आवेश होता है, उसी प्रकार ये विद्युत आवेग के ऊपर काम करती है। विद्युत आवेग, ये याद रखना आप, तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग से क्या होता है, इसमें विद्युत आवेग या विद्युत सिग्नल मिलते हैं, जिसके कारण ये पूरा काम करता है। लेकिन जो अंतःस्रावी तंत्र है उसमें रासायनिक आवेग होते हैं। कैसे रासायनिक आवेग? कि ये होता है हमारे अंदर जो हार्मोन सिस्टम होता है, हमारे अंदर क्या है, बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, हमारे अंदर बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है, जिनसे क्या होते हैं, हार्मोन स्त्रावित होते हैं सीधे ही रक्त में, और वो क्या करते हैं, हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, और उसके फलस्वरूप हम क्या करते हैं, हमारे जो शरीर के उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित होता है। जैसे कि हम कभी गुस्सा होते हैं या फिर कुछ विषम परिस्थिति में पड़ जाते हैं, तब हमारे अंदर जो हार्मोन स्त्रावित होता है वो एड्रिनल हार्मोन, जिसके कारण हमको पसीना आ जाता है और हम लड़ने के लिए तैयार होते हैं, जिसको करो या मरो करते हैं। ये सब हम अंतःस्रावी तंत्र वाला जब आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के भाग में तब पढ़ने वाले। लेकिन अभी यहाँ पर हमने कौन सा पढ़ा, तंत्रिका तंत्र। तो अब ये तो हो गया पूरा तंत्रिका तंत्र। अब इस पूरे तंत्रिका तंत्र के जो ऊपर से व्यू अपन उसको देख लेते हैं, ठीक है।
अब देखो मस्तिष्क, बार बार क्या ये शब्द आएंगे, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, प्रतिवर्ती क्रिया है, इसलिए हम इसको पहले समझ लेते हैं। अब देखो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर की संरचना, ये जो ब्लू कलर का आप जो देख रहे हो, ये क्या है, रीढ़ की हड्डी के अंदर है ये मेरुरज्जु, और इसको ढके हुए कौन रखा है, इसको ढके हुए रखा है रीढ़ की हड्डी ने, ठीक है, रीढ़ की हड्डी ने इसको ढके हुए रखा है। तो ये तो होगी अपनी मेरुरज्जु, और इस मेरुरज्जु का कनेक्शन होता है वो किससे होता है, ये इसका मस्तिष्क से कनेक्शन होता है, यहां से लेकर यहां तक होती है मेरुरज्जु, और ये इसका कनेक्शन कहां से होता है, मस्तिष्क से होता है, ठीक है। तो ये तो आ गई अपनी मेरुरज्जु, और हमारा मस्तिष्क कहां पर है, हमारा मस्तिष्क है ये। अब ये इस मस्तिष्क के तीन भाग है, पहला ये पीछे वाला भाग है ये पश्च मस्तिष्क, ठीक है, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, और उसके ऊपर यहाँ का जो भाग होता है उसको प्र मस्तिष्क बोलते हैं, ठीक है, और बीच वाला जो भाग होता है उसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। अब ये जो पीछे वाला भाग है इसके तीन भाग है, पहला है अनुमस्तिष्क, ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर जो ये यहाँ वाला भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, और जो एक होता है पोन्स, जो हमारी घ्राणेंद्रिय जो सुनने वगैरह है उनको नियंत्रित करती है वो। यहां से आप मस्तिष्क के भाग देख सकते हो, ये हो गया पीछे वाला भाग पश्च मस्तिष्क वाला, ठीक है, हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, दो गोलार्धों में, ठीक है, और उसके बाद ये देखो ये अग्र मस्तिष्क है, और यहाँ पर ही ये प्र मस्तिष्क वाला भाग होता है, सारी सुनना, लिखना, पढ़ना, ये सारी जो क्रिया होती है, जो ऐच्छिक क्रिया होती है अपनी इच्छा से, वो आगे से वाले भाग से होती है, और जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है इसके द्वारा क्या होती है, हमारे अंदर जो अनैच्छिक क्रिया है उनको नियंत्रित किया जाता है। आ गया समझ में। तो आपने यहाँ पर सिर्फ हमारा मकसद क्या था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो कैसे काम करता है उसको समझना था। तो देखो मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों में बट गया, मेरुरज्जु और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। पहले भाग था इसको इसके अंदर दो भाग थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर दो भाग है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क आगे जाके तीन भागों में बढ़ता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में एक अनुमस्तिष्क होता है, एक मेडुला होता है और एक पोन्स होता है। परिधि तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाएं होती है। आगे समझ में। अब है अनुक्रिया, अब है अनुक्रिया। अब हमने जो उद्दीपन को पहले हमने पढ़ा उद्दीपन, और फिर क्या होता है किस प्रकार से मस्तिष्क मेरुरज्जु इनकी अवस्था होती है वो हमने देख ली। अब होती है जो अनुक्रिया हमने पढ़ी, अनुक्रिया हमने जो पढ़ी है, ये अनुक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। ये अनुक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला होता है ऐच्छिक, दूसरी होती है अनैच्छिक, और तीसरी होती है प्रतिवर्ती। ठीक है। अब ऐच्छिक अनुक्रिया कौन सी होती है? अब ऐच्छिक में नाम ही देखो, ऐच्छिक अपनी इच्छा से जो हो रही है वो, जैसे कि मुझको ये पेन उठाना है और मैं लिखूंगा, तो अब मेरा इस पर नियंत्रण है कि मेरी मर्जी होगी तो मैं पेन उठाऊंगा और मैं लिखूंगा। मुझे चलना है, दौड़ना है, साइकिल चलानी है, बाइक चलाना है, ये सारी क्या ऐच्छिक क्रिया है, अपनी इच्छा से जो हो रही है वो है ऐच्छिक क्रिया है। अब है अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रिया वे अनुक्रिया है जिनके ऊपर हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। दूसरा है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है कि इसके अंदर वे क्रिया आती है जिनका हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हृदय का धड़कना, अब हमारा हृदय धड़क रहा है, अब इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। अब हम भले सो जाए, अब ये हृदय धड़कना बंद नहीं हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि यह हृदय धड़कना अभी बंद हो जाए तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे सांस लेना है, सांस लेना क्या हमारे नियंत्रण में है? ये अपने आप ही सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गई अनैच्छिक क्रिया। अब ये जो ऐच्छिक क्रिया होती है वो
किसके द्वारा नियंत्रित होती है? हमारे मस्तिष्क के द्वारा। और मस्तिष्क का भी जो अग्र मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क का जो आगे वाला भाग होता है, उसके द्वारा ये क्रियाएं नियंत्रित रहती है। और उसके बाद अनैच्छिक क्रियाएं ये होती है, ये भी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। और ये हमारे मस्तिष्क के जो मध्य मस्तिष्क है, जो मध्य मस्तिष्क है वो, और पश्च मस्तिष्क जो मस्तिष्क का पिछला भाग है, उसके द्वारा नियंत्रित होती है। अब है प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? अब ये जो हम जैसे पेन से मुझे कुछ लिखना है या फिर मुझको खाना खाना है, तो अब ये जैसे मैंने मेरी आंखों से देखा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मैंने ज्ञान को ग्रहण किया, ठीक है। अब मैंने पहले तो वस्तु को देखा, उसके बाद में मेरी आंखों ने सिग्नल दिया मस्तिष्क को, मस्तिष्क ने अनुक्रिया करने के लिए वापस मेरे मुंह को और हाथ को मेरे सिग्नल दिया, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसमें बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कुछ कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको करने के लिए हमारे पास टाइम वो बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत ही जल्दी, हार्ड एंड फास्ट, जिनको जल्दी करना है हमारे पास। जैसे कि आग के पास में बैठ गया, जैसे मेरा हाथ आग में गया तुरंत मैंने हाथ झपक के ले लिया। अब अगर मेरा मस्तिष्क के पास ये सिग्नल जाएगा कि भाई हाथ तेरा वहां पर गया है और हटा के ले ले तू, इतनी देर में तो क्या हो जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा। तो मतलब बहुत ही माइक्रो सेकंड में जो काम करना है, तो जिन क्रियाओं को करने के लिए बहुत कम समय की आवश्यकता होती है और जो मस्तिष्क के द्वारा नहीं होती है, जिसको करने के लिए कौन कार्य करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु काम करता है। तो वो कहलाती है प्रतिवृत्ति क्रिया। मतलब तुरंत क्रिया, जैसे क्रिया हुई माइक्रो सेकंड में उसके प्रति अनुक्रिया होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया वे अनुक्रिया है जिनको करने के लिए बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है। और ये नियंत्रित किसके द्वारा होती है? ये मेरुरज्जु के द्वारा होती है, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ लेते हैं कि क्रियाएं क्या होती है। और तो जो अनुक्रिया है इनको तीन भागों में बांटते हैं। पहला है ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक क्रिया है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वो होती है अग्र मस्तिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? अग्र मस्तिष्क के द्वारा होती है। उदाहरण, बोलना तथा लिखना। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनका नियंत्रण हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु के द्वारा नहीं होता है, जिनको करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अब ये मध्य मस्तिष्क द्वारा और पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारे हृदय का धड़कना, इसका कामकाज कौन देखता है? ये हमारा जो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क देखता है। जैसे कि श्वसन, दिल का धड़कना, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? कि ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसे कि गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटा लेना। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तुएं छूने पर, पैनी वस्तु छूने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करने की आवश्यकता होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। अब ये अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर कौन नियंत्रित करता है? मेरुरज्जु। ये प्रश्न बहुत बार बनता है, छोटे प्रश्न आएंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, फिर आपको दे देगा मस्तिष्क पहला ही देगा, फिर देगा मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों के द्वारा, फिर है मेरुरज्जु। तो ये कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। अब अपन ने तंत्रिका तंत्र वो आगे वाला पढ़ा था, वो उसको पूरा यहाँ पर नोट्स में पढ़ते। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतकों द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो दो चीजें आ गई, तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक, ठीक है। अब पेशीय ऊतक कैसे काम करते हैं? दोनों नियंत्रण और समन्वय में। हमारी जो पेशियां, मांसपेशियां थी, सिग्नल किसने दिया? मस्तिष्क को किसने दे दिया? पेशियों को सिग्नल दे दिया काम करने के लिए, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिकाओं ने, जैसे ही मैंने किसी को देखा या मेरी आंख ने किसी को देखा, ठीक है, उस आंख ने सिग्नल दिया मस्तिष्क को, मस्तिष्क ने सिग्नल दिया किसको? मेरी मुंह की पेशियों को या मेरे हाथ या पैर की पेशियों को, कुछ भी सिग्नल दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? वो हमारी पेशी कोशिका। तो इसमें दो चीजें काम की, पहला है तंत्रिका और दूसरा है पेशीय ऊतक के द्वारा। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग, देखो ये है विद्युत आवेगों के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। कैसे करेगा? कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब हाथ से मुझे कुछ भी काम करना है, तो इस हाथ को बोलते हैं, हाथ के जो मान लो ये वाला भाग है, जहां हाथ की जो स्टार्टिंग की जो या किसी भी अंग की जो जहां से टच करके मैं काम करूंगा, तो वो जो कोशिका होगी उसको बोलते हैं ग्राही,
क्या बोलते हैं, उसकी ग्राही तंत्रिकाएं बोलते हैं। अब उस ग्राही तंत्रिकाओं से सिग्नल गया कहां पर, मस्तिष्क के पास पहुंचा, और मस्तिष्क ने सिग्नल दिया किसको, पेशिकाओं, और वहां से काम किया जाता है। अब है ग्राही, ग्राही किसको बोलते हैं, अब मस्तिष्क को काम करने के लिए पहले सूचना तो मिलनी चाहिए। मैंने खाने को देखा, अब खाने को देखने के लिए मेरे पास आंख तो होनी चाहिए, ठीक है। तो वो पहले जो स्टार्टिंग से जो सूचनाओं को ग्रहण करने का जिसके द्वारा काम किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, ग्राही, या क्या बोलते हैं उसको, ग्राही बोलते हैं। अब ग्राही तंत्रिका कहां पर होती है, जैसे मेरी आंख है, आंख में मेरी दृष्टि दृक तंत्रिका होती है जो देखने का काम करती है, तो वो होगी ग्राही, ठीक है। मेरे अंदर घ्राण तंत्रिका होगी जो सूंघने का काम करती है, तो ये ग्राही तंत्रिकाएं होगी। ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं, ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होती है। ग्राही क्या होती है कि ये तंत्रिका होती है जो क्या वातावरण से सूचनाओं का पता लगाती है। अब हमारे अंदर जो सूचनाओं को पता लगाने के लिए ज्ञानेंद्रिय या ग्राही कितनी होती है, 5। कौन होते हैं, 5। पहला है कान, किसी भी चीज के बाहर वातावरण का पता मुझे जो साउंड के रूप में है उससे किससे पता चलेगा, कान के द्वारा, और ये काम करता क्या है, सुनने का काम करता है। उसके बाद है कुछ चीजें देख के मुझे सूचना मिल रही है, तो वो काम कौन करेगा, आंख के द्वारा, ठीक है। अब किसी को स्पर्श करने से ताप है, गर्म है, ठंडा है, ठीक है, अब ये सूचना किससे मिलती है, त्वचा के द्वारा, त्वचा के द्वारा। और उसके बाद है नाक, नाक के द्वारा गंध का पता चलता है। और उसके बाद है जीभ, खट्टा है, मीठा है, ठीक है, तो ये होती है जीभ के द्वारा स्वाद का पता चलता है। तो ये सारे है ग्राही। तो प्रश्न क्या बनेगा यहां से कि मनुष्य के अंदर ग्राही अंग कौन कौन से हैं, नाम बताओ। तो आपको 5 नाम याद होने चाहिए। पहला आंख, कान, नाक 3 हो गए, फिर त्वचा, ठीक है, 4 हो गए, और उसके बाद होगी हमारी जीभ होगी। अब इनके द्वारा क्या होती है, हमको सूचनाएं मिलती है। अब देखो, अब आ गई हमारी जो मोस्ट बार बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया। अब प्रतिवर्ती क्रिया को अपन समझते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, पहला तो इसको करने की आवश्यकता क्यों, क्योंकि बहुत कम समय में सिग्नल हमको काम करना है, इसलिए। अब क्या होगा प्रतिवर्ती क्रिया में कि यहां पर हमारी है मेरुरज्जु, ये है हमारी मेरुरज्जु, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है मस्तिष्क ऊपर, ठीक है। अब ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब यहां पर जल रही है आग, ठीक है। अब जैसे ही मेरे हाथ ने इस आग के पास ये टच हुआ, तो हाथ के अंदर जो ग्राही अंग क्या हो गया, हाथ के ऊपर त्वचा हो गई, इस त्वचा से पता चला क्या है, ये गर्म। और इस त्वचा के अंदर जो तंत्रिकाएं थी, हमारे तो पूरे शरीर के अंदर तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, तो उसके अंदर जो तंत्रिकाएं थी उसको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। ये क्या किया, इस संवेदी तंत्रिका ने संवेदना को ग्रहण किया कि गर्म है, और इसका सिग्नल कहां पर दिया, मेरुरज्जु के पास गया, मेरुरज्जु के पास गया। तो संवेदनाओं को लेके कौन गया, संवेदी तंत्रिका कहां पर, मेरुरज्जु के पास। अब ये सिग्नल मस्तिष्क के पास नहीं जाएगा, सीधा ही काम कहां से होगा, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु दे देगी सिग्नल किसको, हमारे हाथ को, कि भाई हाथ वहां से सीधा हटा ले। अब हाथ को हटाने के लिए प्रेरित किसने किया, इस मेरुरज्जु की ये वाली तंत्रिकाओं ने, जो हाथ के अंदर जो तंत्रिका थी वहां पे सिग्नल गया। संवेदी तंत्रिकाएं तो वही होती है, लेकिन संवेदनाओं को लेके दे दिया मस्तिष्क के पास, और वापिस वहां से आवेग गया कहां पर, इस हाथ के पास। तो ये जो तंत्रिका होती है, जो सिग्नल मेरुरज्जु से हाथ के पास लेके जाएगी, वो कहलाएगी प्रेरक। हाथ को हटने के लिए प्रेरित किया, इसको बोलेंगे प्रेरक कोशिका, सॉरी प्रेरक तंत्रिका, ठीक है। और इस प्रेरक तंत्रिका ने किसको दिया, हाथ को सिग्नल दिया, किसको दिया, हाथ। और ये हाथ हमारी क्या है, पेशी। हाथ के अंदर क्या होती है, मांसपेशियां। हाथ के अंदर क्या होती है, बहुत सारी पेशियां होती है, या पेशी उत्तक होते हैं। अब इस पेशी उत्तक है, अब इसने तो सिग्नल दे दिया पेशियों को। अब पेशियां काम कैसे करती है, तो पेशियों के अंदर क्या होती है, प्रोटीन की संरचनाएं होती है, प्रोटीन होता है, वो उसकी विशिष्ट संरचनाएं होती है, ठीक है। हमारी जो मांसपेशियां होती है उसके अंदर प्रोटीन की विशिष्ट संरचना होती है, मतलब प्रोटीन एक विशिष्ट तरीके से उसमें व्यवस्थित होता है। और जैसे इस
प्रेरक कोशिकाओं ने इस पेशियों को संकेत दिया, तो ये जो प्रोटीन की संरचना है वो बदल जाती है और इसी के कारण पेशियां काम करती है, हमारे मांसपेशियां फैलती तथा सिकुड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन की जो संरचना होती है वो बदलती रहती है। ठीक है, तो इसमें पेशियों की जो विशिष्ट संरचना है उसमें परिवर्तन हुआ और हाथ ने वहां से हटा लिया, तो ये पूरा एक जो छाप हो गया उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती छाप। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिवर्ती छाप। तो प्रतिवर्ती छाप में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी उद्दीपक है ये आगे वहां से सिग्नल गया, हाथ ने ग्राही अंग क्या हो गया? हाथ ग्राही कोशिकाओं ने सिग्नल दे दिया, कहां पर? यहां पर हाथ के पास, वहां से इसने संवेदी तंत्रिका के पास गया, संवेदी तंत्रिका ने मेरुरज्जु को सिग्नल दिया, मेरुरज्जु से साफ तंत्रिकाओं को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से कहां पर गया? पेशियों के पास, और वहां से हाथ हमने हटा लिया। ये पूरा क्या हो गया? एक प्रतिवर्ती छाप। क्या कहलाएगा? ये प्रतिवर्ती छाप कहलाता है। तो ये देखो, ये चित्र आपके अंदर बना हुआ है, गर्म पानी था, गर्म पानी के ऊपर हाथ से टच किया तो त्वचा क्या है? संवेदी अंग। त्वचा क्या है? संवेदी अंग, और वहां से संवेदना प्राप्त हुई और यहां से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा किसको सिग्नल मिल गया? मेरुरज्जु को। मेरुरज्जु ने वापस किसको दे दिया? प्रेरक कोशिकाओं को, और वहां से पेशी उत्तक को सिग्नल मिला और वहां से उसने हाथ हटा लिया। ठीक है, तो यहां पर देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, ये तो मैंने किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को हटाना। प्रतिवर्ती छाप क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती छाप। ठीक है, विद्युत आवेग, यहाँ पर जो सूचनाएं मिलती है वो विद्युत आवेग के माध्यम से होती है। विद्युत आवेग कैसे पूरी तंत्रिका में घूमता है वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। देखो, तो यहां पर उद्दीपन क्या था कि गर्म वस्तु, तो गर्मी थी उद्दीपन। ये पूरा आप एग्जाम प्रश्न में भी ये वो आंसर लिखो तब भी बनाना कि उद्दीपन गर्म वस्तु है, वहां से सूचना मिली ग्राही अंग को। ठीक है, और ग्राही अंग क्या है? त्वचा। त्वचा ने सिग्नल दिया कहां पर? मेरुरज्जु को। ठीक है, अब यहां पर यहां से सिग्नल पहुंचा किसके द्वारा? संवेदी तंत्रिका द्वारा। संवेदी तंत्रिका के द्वारा किसको सिग्नल मिला? मेरुरज्जु को। और मेरुरज्जु ने अंग या पेशी को सिग्नल दिया, और किसके माध्यम से दिया? प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिकाओं के पास के माध्यम से सिग्नल दिया अंग या पेशी को, और इसने क्या किया? हाथ पीछे हटा लिया। और ये वो जो पूरा प्रोसेस है यही क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती चाप। ठीक है, तो ये हो गया पूरा प्रतिवर्ती छाप और प्रतिवर्ती कीड़े। अब अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है और किस प्रकार से। अभी तक हम विद्युत आवेग पढ़ रहे थे, अब विद्युत आवेग कैसे चलता है पूरे अंदर वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और साथ साथ में मस्तिष्क को पढ़ेंगे और मस्तिष्क के भागों अलग अलग और उनका काम किस प्रकार से होता है वो। ठीक है, अब ये देखो, ये उसी में तंत्रिका उत्तक व पेशी उत्तक के बीच में समन्वय, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ? ज्ञानेंद्रिय आंख नाक त्वचा के द्वारा सिग्नल मिल गया, संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास सिग्नल गया, चाहे मस्तिष्क हो या मेरुरज्जु से, वहां से सूचना संधारित होगी, नियंत्रण हो गया, और प्रेरक तंत्रिका द्वारा पेशी व उत्तक के पास सिग्नल गया और उसने प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित किया और पेशियों में संकुचन हो गया। अगले वीडियो में इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में या इससे आगे 2 वीडियो ही बनेंगे और ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।